शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बस हो गया, और नहीं होता मुझसे। कौन उठेगा 5 बजे? नींद भी पूरी नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है। ये तब तक हमें करना होगा जब तक हमें बच्चा नहीं होता। हो गई? ये ले, गरम गरम चाय पी ले। मैंने अच्छी तरह से अदरक डाल के बनाई है, ले पूरी पी लेना। हाँ, रीति, चलो जल्दी, कहाँ रह गई? बस आई 2 मिनट। चल। रोज का नाटक है तुम्हारा। अब आ गई ना, चल। तुम्हारी वजह से दुकान खोलने में देरी होती है मुझे रोज। वाह भैया, नई नई बाइक, वाह, बहुत खुश दिख रहे हो। देखा, चकाचक बाइक, इस्त्री की हुई शर्ट, देखकर ही पता चलता है कोई कामयाब आदमी जा रहा है, हमारी तरह नहीं है। ये मुझे भीख में नहीं मिला, खून पसीने की कमाई है, मेहनत से कमाई है मैंने। इस घर में तुम अकेले ही हो ना जो मेहनत करता है, बाकी सब तो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। जबान संभाल के बात कर, नहीं तो क्या? चल, सुबह सुबह अपने छोटे भाई पे क्यों चिल्ला रहे हो? अभी घर से बाहर, और कितनी बेइज्जती करवाना चाहते हो? जाओ। जाओ, दुकान खोलने के लिए देरी हो गई। मैंने आपसे 1000 बार बोला कि मेरे बच्चे से दूर रहो, समझ नहीं आता क्या आपको? नहीं, मैंने देखा कि वो रो रहा था, इसलिए मैंने बस। रो रहा था तो रोने देते। मैं नहीं चाहती कि आपकी परछाई मेरे बच्चे पे पड़े, और आज के बाद मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। बस बस बस। सुबह जो मैंने चाय दी थी वो पी तूने? हाँ, झूठ मत बोल। उसमें जो मैंने अदरक डाली थी वो मुझे किचन के सिंक में दिखी। क्यों नहीं पी चाय तूने? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी चाय में और भी कुछ मिलाती हैं। हाँ तो मैं वो चाय नहीं पीना चाहती। उस दवाई से मुझे बुखार आता है। उस बुखार में सुबह जल्दी उठकर मुझे पाठ पूजा करनी पड़ती है। मुझसे समझ लड़ाई की? एक बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन ले मेरी। अगर इस घर में तुझे रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी, समझे? किस मनोज घड़ी पे मेरे बेटे की नजर तुझ पे पड़ी और उसके सर पे तेरे साथ शादी करने का भूत सवार हुआ। मनोज कहेगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये टॉर्चर मैं और नहीं झेल सकती भानु, नहीं झेल सकती। देखो, समझने की कोशिश करो, ये ऐसे सिचुएशन में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं भानु, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही। जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कि सिचुएशन ही ऐसी है कि। तो चलो ये रोना बंद करो और मुझे बताओ तुम्हारा बुखार कैसा है? बुखार ठीक है। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, तुम कल वहां जा रहे हो ना? देखता हूँ अगर कुछ काम। नहीं, देखता हूँ वगैरह कुछ नहीं, तुम्हें वहां जाना ही होगा, तुम्हें मेरी कसम। तुम अगर वहां नहीं गए तो हमें हमारे टॉर्चर का सलूशन नहीं मिलेगा। मुंबई के गोरेगांव में रहने वाले कुलकर्णी परिवार में, जिसमें बेटों की, बहुओं की, सास बहुओं की
पिता और बेटों की आपस में किसी की नहीं बनती थी। चारों तरफ मनमुटाव। क्या ये सिर्फ मनमुटाव था या उससे बढ़कर कुछ और था? क्या समस्या थी भानु और राशि की और उसने इसका क्या हल ढूंढ निकाला था? क्या उसके खून का मकसद इसी हल के इर्द गिर्द था या फिर वजह कुछ और ही थी? सर ये देखिए, यहां पर स्किड मार्क्स हैं। सर इससे तो ऐसा ही लगता है कि ये एक्सीडेंट का केस है। आइए सर। और सर डेड बॉडी पास से उसका आधार कार्ड, ये कुछ सामान और ये पर्स मिला है। और सर पर्स में पैसे भी हैं, ये देखिए। मतलब ये मामला लूटपाट का नहीं है पाटिल। और सर ये देखिए, और पता मलाड पश्चिम का है। बॉडी सबसे पहले किसने देखी? साहब मैंने आदमी को रोड के इधर ऐसा पड़ा देखा तो आपको कॉल किया। एक्सीडेंट होते हुए देखा था? नहीं साहब। लोखंडे, सब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और परिवार वालों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। ठीक है सर। ला इधर। 11,000 रुपए खर्च किए, ऐसे कैसे ली जाएगी? आई मैंने कोशिश की, वो टाइट हो रही है, नहीं जा रही हूँ। क्या ये कंकड़ पत्थर इस अंगूठी में इतना पैसा डालने की क्या जरूरत है? हाँ क्या बोलते हैं तुम? आप जानते हैं ना ये बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे सारे उपाय करने पड़ते हैं, पता है ना आपको? तुम भी ये हेलो। क्या? देखिए मैं आप लोगों की हालत समझता हूं, लेकिन इस केस से जुड़े कुछ सवाल है जो मुझे आपसे पूछने होंगे। भानु कब और कहां के लिए निकले थे? भानु रोज सुबह की तरफ काम पर चले गए थे। कहाँ काम करते थे वो? कांदिवली में बीएमसी में क्लर्क थे वो। कांदिवली? अगर वो कांदिवली में काम करते थे तो फिर नवी मुंबई के हाईवे पे कैसे पहुंचे? किसी खास काम से जा रहे थे क्या? हाँ सर, वो उसके ऑफिस का दोस्त थे संतोष, उसके घर पे आज पूजा थी, लेकिन वो तो ऑफिस छूटने के बाद जाने वाला था पूजा में। बस बाइक थी, अभी भी ली थी, आज भी वो बाइक से ही गए थे। बाइक का नंबर क्या है? सर एक बात समझ में नहीं आई, भानु की बॉडी के पास से हमें उसका फोन और पर्स तो मिला, लेकिन उसकी बाइक नहीं मिली। सर अगर ये मामला वाकई में लूटपाट का होता तो हमें उसका फोन और पर्स भी नहीं मिलना चाहिए। लोखंडे, अभी ये डेफिनेटली कहा नहीं जा सकता कि ये एक एक्सीडेंट था या फिर प्लान्ड मर्डर। हो सकता है कि भानु के मरने के बाद खुद को बचाने की जल्दबाजी में उसने भानु का पर्स और मोबाइल वहीं छोड़ दिया हो। एक काम करो सर, भानु की बाइक का नंबर सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। ठीक है सर। और सर भानु नवी मुंबई में था, लेकिन इस बारे में उसकी वाइफ को बिल्कुल भी जानकारी नहीं कि वो उस वक्त नवी मुंबई में कर क्या रहा है। हो सकता है बीवी से छुप के कुछ काम कर रहा होगा या कोई लफड़ा वगैरह होगा। फिलहाल उसकी बाइक का तो पता करो। ठीक है सर। आई संभालो अपने आप को, थोड़ा पानी पी लो। मगरमच्छ कैसो किसे दिखा रही है रे? सब कुछ तो तेरी वजह से हुआ है। जब से हमारे घर में आई हमारा बुरा वक्त शुरू हुआ। भानुपति थे मेरे, मैं प्यार करती थी उनसे, उनका बुरा कभी नहीं सोच सकती, और आज उनकी मौत में अब मुझे बातें सुना रही है। तुम मेरे बेटे को फंसाया, उसे बेवकूफ बना के उसके साथ शादी की, हमारे घर को बर्बाद किया। अब मुझे आंखें दिखाएगी तो क्या करते हो? हरीश माँ को लेकर अंदर आई। चलो माँ चलो। प्रीति सुनो, मैंने सारे पेपर्स तैयार करवा लिए, कल सुबह ही हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। अब देखना हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जो सोचा था सब कुछ। हरीश आया। क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है। हाँ आजा,
मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाद में। बोला है ना आपको, ये काम हो जाएगा, पुलिस जबान दी है। ए, कितना टाइम हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना साहब, 15-20 मिनट हो जाएगा। वो फोटो स्टोर फ्रेम मुड़ गया ना साहब। शायद से कुछ बात हुई? कब निकलने वाली हो? उसने तो यही कहा था कि वो निकल चुकी है। निकल चुकी है? तो अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था ना उसे। ये आजकल के बच्चे भी ना, अरे उसका फोन भी ऑफ है, तो कैसे पता चलेगा कब निकली है वहां से, कब पहुंचेगी यहाँ पे? सर, भानु के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 10 अगस्त की सुबह 10 से 11 बजे के बीच में हुई है। और सर, इससे एक खास बात पता चली है, भानु के सर पे किसी भारी पत्थर या रॉड से एक बार नहीं बल्कि कई बार मारा गया था। इसका मतलब साफ है लोखंडे कि कोई चोरी लूटपाट का मामला नहीं है, भानु को टारगेट करके मारा गया है। और सर, ये रही भानु की पिछले 1 महीने की कॉल डिटेल्स और कॉल लोकेशन। सर, इसके मुताबिक भानु घर से ऑफिस नहीं बल्कि सीधा नवी मुंबई हाईवे पे गया था। और सर, इसके मुताबिक वो पिछले 1 महीने में कभी भी उस हाईवे पे नहीं गया। उसके कॉल रिकॉर्ड में कुछ सिग्निफिकेंट मिला? नहीं सर, पिछले 1 महीने में उसकी ज्यादातर बातचीत फैमिली या दोस्तों ने किए थे और उसमें ऐसा कुछ खास नहीं मिला जिस पर शक किया जा सके। लेकिन अपना डेली रूटीन तोड़ के इस तरह से नवी मुंबई जाना, वहां उसका खून होना और उसकी बाइक गायब हो जाना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अगर उसको किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है, बाइक भी डैमेज हुई होगी, और जो आदमी बाइक लेके भागा है वो उसे रिपेयर करवाने की कोशिश जरूर करेगा। एक काम करो सर, आसपास के जितने भी गैरेजेस हैं पता करो वहां भानु की बाइक रिपेयर होने के लिए आई है क्या। ओके सर। और एक और चीज हमें पता करनी होगी, उसके दोस्त संतोष के घर वाकई में पूजा थी भी या नहीं। लेकिन मेरे घर में कोई पूजा तो थी ही नहीं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि भानु ने अपने ही घर वालों के साथ झूठ क्यों बोला। पिछले कुछ दिनों में आपने भानु के बिहेवियर में कुछ अलग देखा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, नॉर्मल था। हाँ, लेकिन 10 तारीख को उसने छुट्टी ली थी। छुट्टी लेने का रीजन क्या था? भानु और राशि को बच्चा नहीं था। आई थिंक राशि को कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए अक्सर वो डॉक्टर के पास ले जाता था ट्रीटमेंट के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि उसने छुट्टी ली है। हरीश, छाया का फोन बंद है, मुझे चिंता हो रही कहीं उसके साथ कुछ। ऐसा करते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं। हाँ चलते हैं, पहले ये तो देख लीजिए। ये क्या है? पेपर से इन पे साइन कीजिए फिर चलते हैं। शर्म, बड़े भाई की मौत हुई है, बहन 2 दिन से लापता है, तो तुझे प्रॉपर्टी की पड़ी है। आप गलत समझ रहे। मैं अकेले जा सकता हूं पुलिस स्टेशन? पेपर्स लिखा था मेरे सामने। सर, ये मेरी बेटी छाया है, पूना में रहती है। कल रात को वो पूना से यहाँ आने के लिए निकली, लेकिन अब तक पहुंची नहीं। और सर, उसका फोन भी ऑफ लग रहा है। पुणे में कब से है आपकी बेटी? 4 महीने हो गए सर, ग्रेजुएशन करने के लिए गई है। कौन से ईयर में है? 2nd ईयर में सर। 2nd ईयर में है और 4 महीने से पुणे। कोर्स के बीच में से गई क्या? ऐसा क्यों? वो सर, ये है कि वो जो कोर्स कर रही है वो पूना में अच्छी तरह सिखाया जाता है, इसलिए पूना में भेजा है सर। जहाँ वो पीजी में रहती है वहां का नंबर तो होगा ना? जी। वहां का नंबर दे दीजिए, हम पुणे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। आपकी बेटी को ढूंढेंगे और हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। हमें पता चला है कि आपको क्लिनिक लेकर के जाने के लिए भानु अक्सर ऑफिस से छुट्टी लेता था। सर, वो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। भानु मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता था। 10 तारीख को भी भानु ने अपने दोस्त से यही कहा था कि वो आपको क्लिनिक ले जाने वाला है। तो क्या आप लोग डॉक्टर के पास गए थे? नहीं सर, 10 तारीख को तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। एक तरफ अपनी दिनचर्या के विपरीत भानु मुंबई पुणे हाईवे पर गया था। पुणे में उसकी बहन छाया रहती थी। पुलिस ने इस बात का अंदाजा लगाया कि शायद वो अपनी बहन के पास गया होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन छाया खुद उसी रास्ते पर मुंबई आते हुए गायब हो गई थी। क्या ये सब कुछ किसी साजिश के तहत हुआ था? क्या भानु का कत्ल और छाया की गुमशुदगी एक ही साजिश का हिस्सा थे? क्या वाकई में इनके तार आपस में जुड़े हुए थे? एक तरफ जहां पुलिस पुणे में तहकीकात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वाशी में पुलिस सभी बाइक रिपेयर्स की शॉप में भानु की बाइक तलाश रही थी, इस उम्मीद में कि शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। ये जो
1989 नंबर का बाइक है। ये लेके जो आदमी आया था उसका हुलिया याद है? सब ठीक से देखा नहीं साहब मैंने। कुछ भी याद है उसके बारे में? हाँ साहब, मैं जब बाइक ठीक कर रहा था ना तो आदमी फोन पे बात कर रहा था। मुझे आधा घंटा लगा बाइक रिपेयर करने के लिए, तो आधा घंटा वो आदमी फोन पे ही बात कर रहा था। कितने बजे की बात है ये? बाहर पुलिस आई है। क्या करें? जी, ये मुंबई से सब इंस्पेक्टर लोखंडे है। इस केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं सर। जी कहिए। आपके यहाँ एक छाया नाम की लड़की आई थी पीजी में, कहाँ है वो तो 15 दिन से नहीं आ रही और 4 महीने पहले यहाँ से कहीं चली गई। चली गई? लेकिन उसके घर वालों को तो ये बात पता ही नहीं कि वो यहाँ से चली गई। अभी कहाँ रहती है? पता नहीं। अच्छा, इतना तो पता होगा ना कि किस कॉलेज में पढ़ती है वो? जी नहीं। ठीक है। लोखंडे, छाया की पूरी डिटेल्स निकालो, उसके कॉलेज में पता करो, उसके कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन भी निकालो और साइबर सेल से कांटेक्ट करो। पता करो कि 2 बजे गैरेज के आसपास ऐसे कितने नंबर एक्टिव थे जिनका कॉल ड्यूरेशन आधा घंटा या उसके आसपास का है। लेकिन सर, वो एरिया तो काफी भीड़ भाड़ वाला है सर, ऐसे तो उस नंबर तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा। लोखंडे, इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन नंबर्स की लिस्ट निकालो। वो लोग पेपर से साइन किए हुए। एक्चुअली बाबा आज नहीं आ सके, उनकी तबीयत ठीक नहीं। हार्ट अटैक आया ना उन्हें, तो हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ठीक है, वो दे दी। छाया तो 4 महीने से क्लास में आई नहीं। उसका भाई भानु आया था, कह रहा था कि उसे वापस मुंबई लेकर जा रहा है। क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा। ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है ट्विंकल। सर, मैं और छाया एक ही बेंच पर बैठते थे, पर हमारी ऐसी कोई दोस्ती नहीं थी। मुश्किल से 15-20 दिन की क्लास अटेंड की थी उसने। छाया ने कभी तुमसे कोई बात शेयर नहीं की अपनी फैमिली के बारे में या किसी खास के बारे में? फैमिली के बारे में तो नहीं, पर हाँ, मनीष के बारे में बता दो। मनीष प्लस छाया? ओहो, कौन है? बॉयफ्रेंड है? मुंबई से या पुणे से? मुंबई। मुंबई? तुम भी मुंबई से और वो भी मुंबई से? फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो फिर तुम क्यों टेंशन में रहती हो? बिकॉज मेरे घर वाले उसे पसंद नहीं करते। सर, ये रहा छाया के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके फोन लोकेशन। सर, इसके कॉल रिकॉर्ड्स में कहीं भी मनीष के नंबर नहीं है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स के नंबर है। उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी? सर, उसकी लास्ट लोकेशन मुंबई पुणे हाईवे पे उरंग के पास की है। मतलब वो मुंबई आने के लिए निकली थी। अगर छाया ने 4 महीने पहले पीजी छोड़ दिया था तो फिर वो पुणे में रह कहाँ रही? सर, मैंने छाया की पिछले 4 महीने की लोकेशन टेली की है। सर, उसकी ज्यादातर फोन लोकेशन रेवेन्यू कॉलोनी के आसपास की है, तो हो सकता है कि वो केलकर के घर के आसपास कहीं रह रही है। लोखंडे, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस दिन भानु का मर्डर हुआ उसी शाम को छाया गायब हुई, उसका फोन ऑफ हुआ और भानु ने कॉलेज में उसकी बीमारी की बात की, उसको मुंबई वापस लाने की बात की, जबकि वो जानता था कि 4 महीने से छाया पुणे में थी। तो ये बात उसने अपने परिवार से क्यों छुपाई? क्यों छुपाया ये तो नहीं पता सर। हाँ, शायद ये जरूर जानती होगी। नहीं, मैं नहीं जानती। उन्होंने कभी मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। खोटो बोलो ना कसा, सब जानती है तू। पता है मुझे पता है वो हर छोटी से छोटी बात तुझे बताता था ना, इसलिए जो भी पकना है ना अभी पक दे। अगर तेरी वजह से मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो उसके लिए तू जिम्मेदार है। मैं दिमाग पर जोर डालिए आप लोग, याद करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है भानु ने कुछ बताया हो छाया के बारे में आपको, कि वो कॉलेज क्यों नहीं जाती थी, क्या वो वाकई बीमार थी? नहीं साहब, सच में मैं तो कुछ नहीं जानती, कभी बात ही नहीं की। ठीक है,
मैं दुकान जा रहा हूँ, लेट हो रहा है। आई मैं भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा तुम बस से जाओगे या मैं तुम्हें छोड़ने चलूं? नहीं नहीं, मैं बस से चल जाऊंगी, मुझे बहुत देर हो रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे स्कूटर से ही छोड़ दो ना। एक मिनट, पहले तो देरी नहीं हो रही थी, अभी क्या हुआ अचानक? मैंने सोचा कि मैं बस स्टॉप जाऊंगी, बस का इंतजार करूंगी और देर हो जाएगी, इससे बेटर है कि तुम मुझे स्कूटर पे ही छोड़ दो। सर, जो इंसान प्रॉपर्टी के लिए अपने पिता को झूठा हार्ट अटैक दे सकता है, क्या ये मुमकिन नहीं कि वो अपना काम निकलवाने के लिए अपने भाई को ही रास्ते से हटा दे? अरे ये सब क्या है? क्या है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? मुझे पैसों की जरूरत थी और इसके अलावा आपने कोई चारा नहीं छोड़ा था मेरे लिए। ये क्राइम है, क्राइम! इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है, समझे? पहले कभी आपने ध्यान नहीं दिया मुझ पर और अब जेल जाने की धमकी दे रहे हैं मुझे। ये जिंदगी तुमने चुनी है, खुद अपने लिए। बिना मेहनत किए कोई फल नहीं मिलता। तुमने बिना मेहनत किए फल पाना चाहा, अपने भाई की जाली साइन मारकर प्रॉपर्टी बेचना चाहा, तो वकील को बोल दिया कि मुझे हार्ट अटैक आया। प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होते, वो भी इस हद तक कि हरीश बानू की जान ले सकता था। दादा, तुमने पापा को प्रॉपर्टी बेचने के लिए मना क्यों किया? तो अभी बेचेंगे तो घाटे में जाएंगे। वो प्रॉपर्टी तुम्हारे अकेले की नहीं है, उसमें से आधा हिस्सा मेरा भी है और अपने हिस्से का मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा, जब चाहूंगा तब बेचूंगा उसे। वो प्रॉपर्टी बाबा के नाम से है और बाबा अभी तक जिंदा है। हाँ, तुम्हारा पेट भरे है ना, अभी सरकारी नौकरी मिली है, तुम्हारी लाइफ सेट है, इसलिए ज्ञान दे रहे हो मुझे। मेरी तरह बाबा के साथ राशन की दुकान में छक मारनी पड़ेगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करना होगा। और खबरदार, मुझसे आइंदा से ऐसी बात की तो चलो निकलो। मैं ऐसी बात करूंगा, क्या करोगे? प्रॉपर्टी के लिए तूने अपने भाई को मार डाला और उसका जाली साइन किया, है ना? मैंने साइन किया सब, लेकिन मैंने मारा नहीं उन्हें। तेरे और भानु के प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होते थे, मारपीट भी हुई थी। मारपीट हुई थी सर, लेकिन उन्होंने ही शुरू की थी। भानु का तेरे अलावा किसी और के साथ झगड़ा नहीं हुआ था, समझा? मनीष के साथ हुआ था सर। वही मनीष जिसका छाया के साथ अफेयर था। मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे यार। अरे मान जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। पूना जा रही हूँ मैं। इसके साथ घूम रही है। मेरा दर्द हो रहा है। देखिए, उसको चोट लग रही है। दादा प्लीज छोड़ो। उसका हाथ छोड़ दीजिए। तू मुझे सिखाएगा मैं अपने बहन के साथ कैसे बिहेव करूं? दादा, हाँ? तू सिखाएगा मुझे? देखिए, अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए, वरना मेरा हाथ भी उठ सकता है। आइंदा से छाया के आसपास भी दिखाई दिया ना, तो मैं तुझे सिखाऊंगा कि हाथ उठाना किसे कहता है। समझ गया? निकल, तू चल गया। मनीष की वजह से दादा ने छाया को पुनः भेजा था। रहता कहाँ ये मनीष? तुम्हें बताया ना हरीश के बारे में पुलिस को, तुम्हारे बेटे को खा गए। हरीश को पुलिस के हवाले कर दिया। वो कौन फोन कर अच्छी तरह से सुन ले तू। अगर मेरे बेटे को पुलिस ने नहीं छोड़ा ना, तो तेरा ताला पानी इस घर से बंद। एक दिन तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी, समझे? सर, मैं मनीष के घर गया था, वहां पर वो तो नहीं मिला, लेकिन उसकी मां मिली थी। सर, उसकी मां का कहना है कि वो 4 महीने पहले ही नासिक शिफ्ट हो गया था और तब से उसका छाया से कोई लेना देना नहीं। और सर, वो पिछले 4 महीने में कभी मुंबई आया भी नहीं। सर, ये उसके नासिक का पूरा पता है सर। और सर, उसके बारे में एक खास बात पता चली है, उसको सट्टेबाजी की बुरी आदत है सर। 4 महीने पहले मनीष ने मुंबई छोड़ दिया और 4 महीने पहले ही छाया ने कॉलेज और पीजी दोनों छोड़ दिए। कहीं 4 महीने से पहले की कहानी का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? और सर, इस केस में एक बात और कॉमन है। सर, छाया के फोन की लास्ट लोकेशन 10 तारीख की शाम को 4 बजे मुंबई पुणे हाईवे की थी। लोखंडे 10 तारीख को सुबह 10 से 11 के बीच मुंबई से पुणे की तरफ जाते हुए भानु की मूवमेंट थी और उसी दिन शाम को 4 बजे पुणे से मुंबई की तरफ आते हुए छाया की मूवमेंट थी। दोनों केसेस का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है और मुझे लगता है कि ये कनेक्शन नासिक में है। नासिक जाने की तैयारी करो। तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहाँ है वो?
कौन? बताइए मुझे, कहाँ है वो? अरे कहाँ है वो? यहाँ मैं और मेरे पति के सिवाय और कोई नहीं है। अरे क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा ना कोई नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? देखो इस तरह किसी के घर में घुसते नहीं आप है। पीछे हटिए, मैं आज ढूंढ कर रहूंगी। अरे रुक जा, बताइए मुझे कहाँ है वो? मैंने कहा ना 4 महीने पहले ही वो यहाँ से चली गई है। झूठ बोल रहे हैं, मैं जानती हूँ छाया यहीं पे है। साफ साफ बताइए वो कहाँ है, वरना क्या करोगी? पुलिस में जाओगी? जाओ जाओ जाओ, पुलिस में जाओ। अरे जाओ ना। सर मैं नहीं जानता छाया कहाँ है। भानु की वजह से मैं और छाया अलग हुए। वो अपने भाई के कहने पर मुझे छोड़कर पूना चली गई, तो मैंने भी उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। पिछले 4 महीने से ना तो मैंने उसकी शक्ल देखी है और ना उसकी आवाज सुनी है। और सर मेरा यकीन मानिए, मैंने किसी का खून नहीं किया है और ना ही किसी को गायब किया है। ठीक है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए शहर से बाहर जाने की सोचना ही मत। चलो। हेलो कौन बोल। सर मैंने मनीष से पूछताछ की है। सर मुझे नहीं लगता कि इन दोनों केसेस में उसका कोई हाथ है। और सर मैंने उसके पड़ोसियों से पूछताछ की है, उनका भी यही कहना है कि कभी उन्होंने मनीष को किसी लड़के के साथ नहीं देखा। सर मनीष की कॉल रिकॉर्ड निकालो और ट्रायंगुलेशन भी पता करो 10 तारीख को उसके मोबाइल की लोकेशन क्या थी। ठीक है सर 10 तारीख को गैरेज के आसपास जितने भी नंबर एक्टिव थे, हमने उनके ओनर की एक लिस्ट बनाई है और वो सभी नंबर हाईलाइट किए जो आधे घंटे के आसपास एक्टिव थे। सर उसमें एक नंबर रघु का भी है जो हिस्ट्री शीटर है। सर उसने जिस नंबर पे कॉल किया था वो नंबर उसकी वाइफ का है। और सर एक बात पता चली है कि भानु के मर्डर के वक्त रघु की फोन की लोकेशन भी क्राइम स्पॉट के आसपास की थी। उसके बाद उसका फोन बंद हुआ, लेकिन 11 तारीख को उसका फोन फिर से ऑन हुआ और उसने उसके वाइफ को फोन किया। सर उसका एड्रेस मिल गया है, हम उसके वाइफ से पूछताछ करके रघु तक पहुंच सकते हैं। बीवी से पूछताछ करोगे तो अलर्ट हो जाएगा। काम करो, रघु का और उसकी बीवी का दोनों का मोबाइल सर्वेलेंस पे डालो। हो सकता है कि मनीष और छाया ने मिलकर रघु को भानु को मारने की सुपारी दी। हेलो, ओके। पटेल, हाईवे पेट्रोल को मुंबई पुणे हाईवे पे एक लाश मिली है। फौरन वहां पहुंचो और कुलकर्णी फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलाओ। सर साइबर सेल से कॉन्टेक्ट करो, उनसे कहो कि जैसे ही छाया का फोन ऑन होता है हमें इन्फॉर्म करें। सर भानु के कत्ल के बाद छाया की गुमशुदगी भी अब कत्ल के केस में तब्दील हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये दोनों कत्ल किसी एक ही मकसद का नतीजा थे, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी। राशि क्यों लगातार छाया के बारे में अनजान होने का झूठ बोल रही थी? क्या हरीश वाकई जायदाद के लिए भाई को मार सकता था, या फिर भानु और छाया का कत्ल मनीष की बदले की आग का नतीजा था? चलो बेटा जल्दी से खाना खा लो। हाँ जल्दी से खाना खा लो और जल्दी से सो जाओ। हाँ वरना सुबह तुम स्कूल जाते टाइम रोते हो ना। तो उनका आवाज किधर से आ रहा है? सर छाया का ये फोन एक 10 साल के बच्चे के पास देवलाली में मिला है। सर इसको ये फोन तब मिला जब वो झाड़ियों में अपना क्रिकेट बॉल ढूंढ रहा था। और सर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने इसकी फिंगरप्रिंट्स ले ली है, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। और सर ये रही छाया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के मुताबिक छाया ने भी कुछ दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी मरी हुई बेटी को बदनाम कर रहे। अरे मेरी छाया की तो शादी भी नहीं हुई थी, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? पूरे परिवार में से किसी को भी नहीं पता कि छाया प्रेग्नेंट थी। सर ये फोटो देखिए पहले आपने कभी? ये छाया का मोबाइल है और ये फोटो उसने अपने मोबाइल से आपको भेजी थी। अब भी आप ये कहेंगे कि आपको कुछ नहीं पता। सच क्या है? मुझ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी।
बाकी लड़कियों की तरह मैं भी मां बन सकती थी। मेरे पति भानु कमी उनमें थी। उन्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने ये ब्लेम खुद पर ले लिया। फिर कुछ महीनों बाद छाया ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट थी। अगर अबॉर्शन होगा भी तो भी मैं नहीं करवाऊंगी। मैं अपने ही बच्चे को कैसे मार दूंगा इन्हें? और अगर मैंने इस बच्चे को रखा तो घर वाले मुझे मार देंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम जैसा चाहोगी ना बिल्कुल वैसा ही होगा, तुम टेंशन मत लो। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे छाया। मुझे बच्चा चाहिए था सर, और इसीलिए मुझे एक उपाय सूझा। ये कभी नहीं हो सकता और मैं होने नहीं दूंगा। मेरी बहन उस लपंगे मनीष के बच्चे को जन्म नहीं देगी। भानु प्लीज, कोई सुन लेगा तो सुनने दो। देखो एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन लो। देखो हम छाया को पूना भेज देंगे। वहाँ मेरी पड़ोसी थी ना मिस्टर और मिसेस केलकर, उनके पास। छाया का बच्चा शहर के बाहर पैदा होगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और फिर हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे। छाया का बच्चा उसकी आंखों के सामने रहेगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? क्या फालतू जैसे सपने देखने लगे तू? जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। ठीक है तो मैं सबको सच्चाई बता देती हूँ। क्या बताओगी तुम? कि हमारा बच्चा क्यों नहीं हो सकता। इस रोज रोज के टॉर्चर से तो बच जाऊंगी मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस टॉर्चर से तंग आ चुकी थी और भानु ने भी आपका साथ नहीं दिया और इसी गुस्से में आके आपने भानु को मरवा दिया? नहीं सर, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। ऐसा कुछ करना तो छोड़ो, मैं ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबके पीछे केरकर फैमिली का हाथ है। छाया उनके यहाँ पीजी के तौर पे रहती थी। मैं वहाँ हर रोज फोन करती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि छाया वहाँ रहती नहीं, वहां से कहीं और चली गई है। सर उसे पीजी से निकालने का कोई प्लानिंग नहीं था। उसे कॉलेज से निकलवाना पड़ा था क्योंकि उसका पेट दिखने लगा था और उसे आराम की जरूरत थी। आपसे कुछ बात करनी थी। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। एक मिनट मिस्टर केलकर। आपको इस मिल्क पाउडर की क्या जरूरत पड़ गई? डॉक्टर ने बोला कि मेरी उम्र होने की वजह से नॉर्मल दूध मेरे लिए डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसकी जगह पे ये ले रहा हूं मैं। आप लोग जानते थे कि छाया प्रेग्नेंट थी? नहीं साहब, हमें तो बिल्कुल पता नहीं था। और जब छाया यहाँ रहने आई तभी ऐसा लगा नहीं ना कि वो प्रेग्नेंट है। एक बार आपका घर देखें। आपको क्या लगता है हम गुनहगार हैं? आप क्या समझते हैं? क्या हमने कुछ गुनाह किया है? हमें लगता है कि आपने छाया का बच्चा छुपा के रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ममता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखने दो, नहीं देखने दो। जाइए सर, आप देखिए। बगा सर, यहां तो कुछ नहीं मिला। कोई ना कोई तो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। या तो राशि झूठ बोल रही है या फिर ये केलकर फैमिली। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। ठीक है हम आते हैं। सर, रघु की वाइफ ने फोन कर नाला सुपारा की पीसीएस कॉल आया है। हाँ साहब, यहीं से फोन किया। मेरी दुकान पे पान खाने अक्सर आता रहता है। कहाँ रहता है ये? पीछे वाली बस्ती में गली नंबर 10 में रहता है। क्यों मारा रे? सर अपन क्या करता साहब, ये अपन का धंधा है और साहब धंधा तो करना पड़ेगा ना। अपन की उससे कोई पर्सनली दुश्मनी तो थी नहीं साहब। अपन को पैसा मिला तो मैंने उसे मारा।
किसने दिया पैसा? वो सब अंगद ने साहब। सर मैं और प्रीति एक ही ऑफिस में काम करते थे, हमारा अफेयर चल रहा था। सर भानु भैया को मेरे और अंगद के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसके बाद से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये अफेयर वाली बात घर में किसी को ना पता चले तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। हरीश के दिमाग से ये प्रॉपर्टी बेचने वाला ख्याल निकाल देना, समझी? नहीं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे घर में ये बात सबको बताने के लिए। सर फिर उसके बाद मैंने अंगद को बताया कि भानु भैया को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। सो आज के बाद ना तो हम मिलेंगे ना ही फोन पे बात करेंगे और हमारे बीच के रिश्ते को भी खत्म कर रही। ऐसे कैसे खत्म हो जाता? मैं प्रीति से प्यार करता था, उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसके लिए भानु को रास्ते से हटाना जरूरी था। इसलिए मैंने उसकी सुपारी रघु को दी। सर एक मिनट। सर छाया के फोन पर मनीष के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इमीडिएटली नासिक पुलिस को कांटेक्ट करो, उनको बोलो मनीष को उठा लें। 4 महीने से तूने छाया की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन उसके मोबाइल पे तेरे फिंगरप्रिंट्स। कैसे? चल बोल, क्यों मारा छाया को? सब छाया से सच में बहुत प्यार करता था और उसका बड़ा भाई भानु वो हमें कभी नहीं मिलने देता। आइंदा से छाया के आसपास में दिखाई दिया ना तो मैं तुझे सिखाऊंगा कि हाथ उठाना किसे कहता है। वो तो हमारा बच्चा होते ही उसे ले जाने वाला था, पर पता नहीं फिर उसे लगा कि बच्चे को माँ की जरूरत है, इसलिए उसने 1 महीने के बच्चे को छाया के पास छोड़ दिया। उस दिन जब राशि का फोन आया कि भानु की डेथ हो गई, उस दिन मैं छाया के साथ ही था। चुप हो जा बेटा, संभाल अपने आप को और मेरी बात मान। बच्चे को हमारे पास छोड़ दो, हम उसका ख्याल रखेंगे। क्यों? हाँ। मुझे नहीं लगता राशि अब उसे अपने पास रखेगी। उसे लेने ही आ रही थी तब एक्सीडेंट हो गया और भानु की डेथ हो गई। मेरी बात मान, तेरे आने तक हम उसका ख्याल रखेंगे। मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मेरा बेटा है, मैं इसे लेकर जाऊंगी और मैं अभी मुंबई जाऊंगी। अरे सर केलकर फैमिली चाहती थी कि बच्चा उन्हीं के पास रहे, इसलिए उन्होंने मुझे एक डील ऑफर की। अगर ये बच्चा तुम हमें दे दो तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। अरे मैं तो दे दूं, पर वो नहीं मानेगी। हम तुम्हें इतना पैसा इसलिए दे रहे हैं कि तुम कोई प्लान बनाओ। क्या कैसे ये तुम सोचो। सर मैं सट्टा खेलता था, जिस वजह से मुझ पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। सर मैंने सोचा कि मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपना सारा कर्जा चुकाने के लिए, इसलिए मैं छाया को लेकर मुंबई की ओर निकला। फिर मैंने रास्ते में गाड़ी रोक दी। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? बड़ी जोर क्या है? हो क्या? बचाओ! बचाओ! मुझे बचाओ प्लीज! बचाओ! जिस पैसे के लिए तूने छाया की जान ली और अपने ही बच्चे को अनाथ कर दिया, वो पैसा तेरे किसी काम नहीं आएगा। क्यों पता है? क्योंकि तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। चल बोल, बच्चा कहाँ है? सर बच्चा भी केलकर फैमिली के पास है। दरवाजा लॉक है, दरवाजा तोड़। पूरा अगर अच्छे से देखो। अच्छा सर, आइए सर। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद वो अब तक छाया के बच्चे और केलकर फैमिली तक नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी तलाश अब भी जारी है। रघु को भानु के कत्ल के लिए, अंगद को भानु के कत्ल की साजिश के लिए और मनीष को छाया के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया और ये तीनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। क्राइम पेट्रोल के माध्यम से हमारी उन सभी लोगों से गुजारिश है
जिनके अपने बच्चे नहीं हो पाते कि वो समाज के झूठे दबाव में आकर गलत तरीका ना अपनाएं, बल्कि उन मासूम बेसहारा अनाथ बच्चों की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं जिन्हें प्यार और घर परिवार की तलाश है, जिनकी आंखों में इंतजार है किसी ऐसे का जो उन्हें अपनापन दे सके। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ये क्या हुआ तुमका? नहीं अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा चोट कैसे लगी? चल इधर आ। अरे अनिल 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 हमारी बात सुनो। अनिल अनिल कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत ना है। कौन मारा तुमको? अनिल परेशान होने की जरूरत नहीं है तुमको। कुछ लोग यहाँ भी पहुंच गए ना। 2 मिनट शांत हो जाओ। अनिल रुको, शांत हो जाओ तुम। अरे भैया कहा भैया तुम्हारी भाजी को चोट लगी, खून बह रहा है और तुमको कोई परवाह नहीं है। अनिल 1 मिनट, हम सब्जी काट रहे थे तो थोड़ी सी चोट लग गई, इतनी सी बात है और तुम इस बात का बवाल बना रहे हो। सब्जी काट रहे थे? हाँ तुम कंट्रोल रूम, सब हमारी जान को खतरा है साहब। सब हमें मार देगा साहब। कौन मार देगा? कहाँ हो तुम? साहब मैं थाने हाईवे खाड़ी के पास वाले जंगल में। साहब हमें बचा लीजिए साहब। हेलो हेलो हेलो, ठाणे हायवेला जे जंगल आहे तिथे बाजूला एक खाडी आहे, तिथे एक माणसाला मारायची कोशिश केली जात आहे। तुम्ही प्लीज त्या लोकेशनवर लवकर पोहोचा। कंट्रोल रूम से फोन आया था कि किसी आदमी पे यहाँ जानलेवा हमला हुआ। सब हमारी जान को खतरा है साहब। सब हमें मार देगा साहब। जब मैं यहाँ पहुंची तो वो गाड़ी वहाँ खड़ी थी और ये पूरा सामान यहाँ बिखरा पड़ा था। बॉडी बुरी तरीके से जल चुकी है। मैंने इन दोनों की मदद से वो आग बुझा दी। कपड़ा हटा। सर अगर इसका पूरा सामान बिखरा पड़ा था, मतलब इसने मरने से पहले काफी स्ट्रगल किया हो सकता है। सर इसका ड्राइविंग लाइसेंस, नाम अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा, गणेश नगर, खोड़बंद। गाड़ी चेक की, किसके नाम पर? किसी बलजीत शाह के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। पता कमल सोसाइटी का है। हो सकता है कि कातिल इस गाड़ी से आया होगा और इसे मार कर गया होगा। सवाल ये होता है कि अगर कातिल इस गाड़ी से आया है तो गाड़ी छोड़कर क्यों जाएगा? केस लूटपाट का भी तो हो सकता है। नहीं, लूटपाट का नहीं। लूटपाट हो इतना सामान यहाँ छोड़कर क्यों जाता? सर उसने मदद के लिए कंट्रोल रूम पे फोन किया था। इसमें ये सब पता था कि इसकी जान को खतरा है और कोई तो इसके पीछे पड़ा है। तो उसी ने इसे मार दी। हो सकता है। एक काम करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस अनिल मिश्रा के घर वालों को इन्फॉर्म करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई और ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही थी। इसका जवाब तो ये बलजीत शाह ही देगा। पापा आप भी ना सबका ख्याल रखते हो, अपना कौन रखेगा? ना बेटा, तेरा बच्चा बलजीत शाह। जी हाँ मैं हूँ, कहिए। बलजीत जी, कल रात को हमें एक आदमी की लाश मिली। उसके लाश के पास एक गाड़ी मिली जो आपके नाम पे रजिस्टर है। क्या आप किसी अनिल मिश्रा को जानते हैं? ड्राइवर था जी सादा। अब मेरी गाड़ी वहाँ मैंने नहीं पता जी किस तरह पहुंची। सर बहुत ही अजीब आदमी था, इतनी रैश ड्राइविंग करता था ना वो। अनिल धीरे चलाओ गाड़ी। तो चुप कर बेटा, मैं बताता हूँ। देखो जी, अनिल कुछ दिनों से बहुत डरा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसको उसकी जान का खतरा हो। और मेरी बेटी हेतल नू बड़ा घूर घूर के देखता था। देखो जी, हमारे यहाँ तो वो ड्राइवरी का काम करता था। बाहर उसने क्या रायता फैला रखा था ये सानू कोई नहीं पता। कल तो भाई मैंने उसे काम से निकाल दिया था। जी साहब। अनिल, तू गाड़ी की चाबी नीलेश को दे दे।
और कुछ दिन पहले भी वो बुरी तरह पिटकर आया था। बलजीत जी, कल रात आप कहां थे? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? देखिए जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं अपने घर पे आराम कर रहा था। और आप ये भी करते थी, इसी तो ड्राइविंग ही नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गाड़ी की चाबी बिल्डिंग के वॉचमैन के पास रखी थी, जिसका नाम नीलेश है। और नीलेश की और अनिल की अक्सर झड़प हुआ करती थी। तो नीलेश और अनिल आपकी सोसाइटी में कब से काम कर रहे हैं? अनिल तो अभी 7-8 महीने पहले ही आया था, लेकिन नीलेश 4 साल से काम कर रहा था। तंग आ गया था मैं इस अनिल से, और तंग आकर आपने नीलेश की मदद से अनिल को मार डाला। यार क्या कह रहे हैं? तो मैं भला उसमें क्यों मारूंगा? ठीक है, मैं बस नीलेश के डिटेल्स इनसे ले लेना और उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डालना। सर, नंबर बताइए नीलेश को। मुझे 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 ये कुछ चीजें हैं जो हमें लाश के पास से मिली। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब आपके पति की? ये क्या हुआ तुमका? अरे अनिल, अनिल, अनिल हमारी बात सुनो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत ना है। कौन मारा तुमको? आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा? उनका किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं था। मेरे भैया बहुत शरीफ आदमी थे साहब, अपने काम से काम रखते थे। ये नीलेश और अनिल के बीच अक्सर झगड़ा होता था? अनिल का नहीं मालूम साहब, पर ये नीलेश बहुत गुस्से वाला आदमी था। ये वॉचमैन लोग रहते कहाँ? सर, ये पीछे बस्ती है ना, उसी में एक कोहली है। सर, क्या वाला है? देखो इनमें से नीलेश कौन है? उड़ाओ सबको। उठ। क्या हुआ साहब? नीलेश कौन है? सर, नीलेश तो कल से ड्यूटी से घर पे नहीं आया। अरे मतलब उसे कोई बुरी आदत है? हाँ साहब, कभी कभार दारू पीता है। अनिल के बारे में क्या जानते हो? सर, अनिल के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। अनिल का और नीलेश का एक बार झगड़ा हुआ था। नीलेश गांव का पता है तुम्हारे पास? हाँ साहब, यूपी के प्रतापगढ़ के फुलिया गांव का रहने वाला है। पुलिस को मिली लाश और आसपास मिले सबूतों से यह साफ हो गया था कि यह लाश अनिल की थी। उधर नीलेश गायब था। क्या नीलेश अनिल की जान लेकर फरार हो गया था? सब ठीक हो जाएगा भाभी, मत रो। बेटा पानी ला। ये लो भाजी, पानी पियो। क्या बात है भौजी, क्या एक्टिंग किया पुलिस वालों के सामने। दो मिनट खाती तो हम चकपका गए थे एकदम, मान गए आपको। नफरत के लिए कोई ठोस वजह भी तो होनी चाहिए। शायद अनिल नीलेश का कोई राज जानता हो, इसलिए नीलेश अनिल को मार के खुद गायब हो गया। फिर वो शाह की गाड़ी क्यों लेकर गया? और गाड़ी लेकर भी गया तो उसने गाड़ी वहां क्यों छोड़ी? ये ऐसा तो नहीं कि एक तीर से दो निशाने लगा रहा है वो। कीर्ति, तुम नीलेश की कॉल रिकॉर्ड निकालो और उसके लोकेशन की पता करो। तब तक हम लोग अनिल के घर वालों से मिल कर आते। हाँ जी ठीक है, रखती हूँ। अरे बहू, किसको फोन लगा रही हो? कुछ नहीं बाबूजी। कौन परेशानी है का? बाबूजी, वो हमारे मायके से फोन आया था। हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमें बुला रहे हैं। तब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बाबूजी, हम जल्दी लौट आएंगे।
सर घर में कुछ नहीं मिला। अनिल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या उसको कोई परेशानी थी? हाँ साहब, वो कुछ दिन से बहुत परेशान थे, लेकिन अपनी परेशानी के बारे में वो किसी को बोले नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही वो घायल होके आए थे साहब। सरला, सरला, अरे ये क्या हुआ? इतना चोट लग गया कैसे? बैठो। अभी बेखबरी से चल रहे थे, में गड्ढा था, दिखाने तो गिर गए। डॉक्टर को दिखा लिया है, पट्टी और इंजेक्शन कर दिया है। अब यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो चोट उन्हें गड्ढे में गिरने से लगी थी। अरे साहब जब हम लोग कुछ देखे नहीं तो कैसे बता दें, लेकिन साहब वो नीलेश कुछ दिन से भैया को बहुत ही परेशान किया था। तो नीलेश और अनिल एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं साहब, वो इसी नौकरी पे मिले थे। अनिल मुंबई कब आया था? साहब यही कोई 7 साल पहले। ठीक है। इस पूरे केस में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा है जिसका दोनों से वास्ता पड़ता है, और वो है शाह। हो सकता है ये शाह इस सबको कठपुतली की तरह नचाता, या फिर अनिल इस शाह का कोई राज जान गया था। एक काम करो, इस शाह के कॉल रिकॉर्ड निकालो और पता करो ये नीलेश से कितनी बातें करता था। सर एक बात नोटिस की तुमने? मैं सवाल बीवी से पूछ रहा था, जवाब भाई दे रहा था। तो अनिल की कुछ दिनों पहले किसी के साथ मारपीट हुई थी, हो सकता है कि मारपीट करने वाला नीलेश ही। अगर नीलेश और अनिल की मारपीट हुई है और अनिल ने मारा है इसे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक कत्ल के वक्त अनिल और नीलेश एक ही लोकेशन पे थे, शायद दोनों साथ में थे। कंट्रोल रूम में कॉल आने के बाद अनिल का फोन स्विच ऑफ हुआ, जबकि नीलेश का फोन उसके कुछ देर बाद ही ऑफ हुआ है। आखिरी कॉल किससे किया था? सर लास्ट कॉल यूपी के प्रतापगढ़ में किसी को किया है। तो नीलेश प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जब तक गाँव भाग गया हो। यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करो कि ये नीलेश के बारे में सब कुछ पता करे, और उन्हें कुछ पता चलता है तो हमें इन्फॉर्म करें। सर अरे क्या हुआ फौजी, काहे इतना रो रही है? थक गए पुलिस के सवालों से। ये डर मन में रखकर हम जी नहीं पाएंगे। हम अभी जाकर उसको। अरे भौजी तुमको कौन सा जिंदगी भर पुलिस का मुंह देखना है? अरे बस कुछ ही दिन का तो बात है। अरे हम तो तुमको अभी यहाँ से लिया के चल सकते हैं, और उनका बात पुलिस हम पे शक करने लगेगी। अरे 2-4-10 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा, तो लिया चलेंगे तुमको। ठीक है, आप लोग नीलेश के घर पे नजर रखिए, और अगर वो घर पे आता है तो उसे उठा लीजिए और हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। जी सर, नीलेश घर पे नहीं मिला। आस पड़ोस में पूछताछ जारी है, और उसके बैकग्राउंड चेक में कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिला। महकर, तो नीलेश अपनी बीवी को कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। यूपी पुलिस को बोलो कि नीलेश की बीवी का मोबाइल सर्विलेंस पे डाल और आने वाले हर कॉल पर नजर रखो। सरला का कहना है कि अनिल पट्टी बांधकर घर पर आया था, मतलब वो जरूर किसी क्लिनिक में गया होता। अनिल के सोसाइटी से लेकर घर तक जितने भी क्लिनिक है वहां जाके पता करो उसने मरम पट्टी कहां से की थी। हो सकता है वहां से कुछ लीड मिल जाए। सर, अनिल पर हमले की खबर मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के सभी क्लिनिक्स और इलाकों में पूछताछ शुरू कर दी। शाह के बैंक अकाउंट से पता चला है कि 2 हफ्ते पहले शाह के अकाउंट से नीलेश के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, जबकि शाह के नीलेश को कोई पैसे देने बनते नहीं थे। ये शाह किस खुशी में पैसे बांट रहा है? हाँ कीर्ति बोलो। सर अनिल ने जिस क्लिनिक से ट्रीटमेंट लिया था उसका पता लग गया है। ठीक है सर, अनिल ने जिस क्लिनिक से ट्रीटमेंट लिया था उसका पता चल गया है। ठीक है, कीर्ति तुम जाकर देख कर आओ। सर, सर आगे एक चौराहे पे अनिल को बहुत गंदी तरह से मारा था। आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर एक्चुअली कंप्लेंट तो उसने करनी चाहिए ना जिसपे हमला हुआ। मैंने उसको बहुत समझाया पर वो बिना बोले निकल गया। तो सर आया कौन था, आप जानते हो उसे? सर 4 रस्ते पे एक मेडिकल वाला है जो मुझे जानता है, वही लेकर आया। हाँ साहब, यही तो मार खा रहा था, और जो इसको मार रहा था सब उसके सर पे तो खून सवार था। क्या मारने वाला ये आदमी था? ये नहीं, ये मारपीट हुई घर ये आगे से रोड पे। अगर नीलेश ने नहीं मारा तो और कौन हो सकता है? ये पूरा एरिया सीसीटीवी में कैप्चर हुआ होगा, शायद इससे कुछ हाथ लगे।
इस कैमरा का फुटेज निकलवाओ। जुर्म अपनी कहानी खुद कहता है, लेकिन यहां जुर्म इस सफाई से किया गया था कि पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया था और जिस नीलेश पर इल्जाम था वो अब भी लापता था। सरला और टिंकू के बीच में आखिर क्या चल रहा था? टिंकू किस बात से खुश था और सरला किस बात से उदास थी? थक गए, ये डर मन में रखकर हम जी नहीं पाएंगे। पुलिस हर एक से पूछताछ कर रही थी। आप मुझसे जबरदस्ती कबूल करवाना चाहते हैं क्योंकि आपको कातिल नहीं मिल रहा इसलिए? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं वहां नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर पर आराम कर रहा था। ये सच है कि आप घर पर ही थे, लेकिन ये भी सच है कि अनिल को मारने के लिए आपने नीलेश को 10,000 रुपए दिए थे और आपकी गाड़ी भी। गाड़ी मैंने उसे पार्क करने के लिए दी थी। रही बात पैसों की, तो पैसे उसने मुझसे मांगे थे अपने बाप की आंखों के ऑपरेशन के लिए। उसने मांगे और आपने दे दिए। चैरिटी का बहुत शौक है क्या आपको? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो उसके घर फोन लगा के पता कर दीजिए। वो तो हम पूछताछ करेंगे। हेलो, क्या सर? अनिल के घर में आग लगी। पुलिस और तहकीकात के सिरे उलझते ही जा रहे थे। आसपास देखो, कुछ मिलता है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा साहब, अब कल रात में चीनी लेने आई थी, देखा तो सरला एकदम सदमे में थी साहब। सरला, थोड़ी सी चीनी देना। किचन में पड़ी है, खुद ले लो। तुम्हें कैसे पता चला ये जल चुकी है? मेरे बच्चे का बर्थडे था, साफ सफाई करके जब मैं तो यहाँ ऊपर क्या कर रही थी? अनिल के जाने के बाद सरला बहुत सदमे में रहा करती थी, यहाँ ऊपर आके घंटों रोया करती थी साहब। उसका देवर भी है टिंकू, वो कहाँ है? पता नहीं साहब। फॉरेंसिक को बुला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अरे भौजी, सरला भौजी, अरे कैसे हुआ? अरे कैसे हुआ? अरे भौजी! टिंकू, ये सब जब रात को हुआ तू कहाँ था? सब भैया के जाने के बाद भौजी को अकेले रखना ठीक नहीं लग रहा था। मुझे एकदम पगला गई थी साहब। जब सोचे कि जब भैया ही नहीं रहे यहाँ आके क्या करेंगे, सोचे गांव लेके चले जाते। तत्काल टिकट कराने स्टेशन गए थे साहब। तुम्हारे भाई का मर्डर केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तुम गांव जाने की तैयारी कर रहे हो। दोबारा पूछे बगैर शहर छोड़ के जाने की हिम्मत भी मत करना। पहले अनिल को जलाकर मार दिया गया, अब अनिल की बीवी सरला जलकर मर गई। एक ड्राइवर की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? एक और बात, जब भी आदमी जलता है तो दर्द के मारे चीखता है, चिल्लाता है, झड़पड़ाता है। इन दोनों केसेस में ना ही इनकी किसी ने चीख सुनी है, ना ही चिल्लाना सुना। हेलो, अच्छा ठीक है, हम आते हैं। सर, अनिल की जिस एरिया में मारपीट हुई थी उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज मिल गई। तो सवाल यह है कि अनिल की इससे क्या दुश्मनी हो सकती है? इसका जवाब तो ये शंभू ही देगा। तलाश करो, इसे उठाकर लेकर आओ। सर, जो बोला ना, अभी 17 तारीख को तेरा इंतजार करेगा। मैं तेरा बाप लगता है क्या? पकड़ो उसको। वहां से जाओ। क्यों मारा था अनिल को? मार क्यों रहा था अनिल को? 2 साल से अपन का छोटा भाई कैलाश घर नहीं आया और अपन को पक्का मालूम है अनिल ने उसके साथ कुछ किया है। 2 साल पहले अनिल ही उसे अपने साथ लेकर गया था। कहाँ लेकर गया था? मेरा भाई केटी कैटरिंग में अनाज सप्लाई करता था। वहां उसकी मुलाकात केटी की बहन पूर्णिमा से हुई। उन दोनों को आपस में प्यार हो गया, लेकिन ये बात केटी सेठ को मंजूर नहीं थी और उसने एक दिन अपने खास ड्राइवर अनिल को बोलकर कैलाश को घर बुलाया। शंभू भैया देखिए, आप नाराज मत हो, ना ही परेशान हो,
जरा ये मामला ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, मैं आपको अपना पता दूंगा, एड्रेस दूंगा, आपको बुलाऊंगा भैया। अरे काय कोई इन बड़े लोग के चक्कर में पड़ता है कैलाश, ये लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं, बोलते कुछ और है और करते कुछ और। भैया देखो, अगर ऐसी बात होती ना तो पूर्णिमा मेरे लिए अपनी गाड़ी नहीं भेजती, अपना खास ड्राइवर नहीं भेजती। भैया मैं तुरंत पहुंचते ही आपको फोन करूंगा। वो दिन से आज तक अपुन का भाई घर नहीं आया है साहब। तो अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट तो तूने जरूर लिखाई होगी। कहाँ लिखाई मिसिंग कंप्लेंट? कौन से पुलिस स्टेशन में? साहब अपुन का रिकॉर्ड थोड़ा खराब है। अपुन को अच्छी तरह से मालूम था अगर अपुन पुलिस स्टेशन जाएगा तो पुलिस अपुन की फाइल खोल के बैठ जाएगी। जब कैलाश घर वापस नहीं आया तो मैंने केटी सेठ से बात की, मालूम वो क्या बोलता है, तेरा भाई जाने और अनिल जाने, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं। उसके बाद अपन ने पूर्णिमा से मिलने की भी कोशिश की लेकिन मिलने को नहीं पाया। अनिल ने भी केटी की नौकरी छोड़ दी थी। बस उस दिन से अनिल के पीछे कुत्ते का नफे पड़ गया। एक दिन वो हाथ आया। उस दिन हिसाब नहीं कर पाया तो इसलिए दूसरी बार मौका मिलते ही अनिल को जलाकर मार डाला। नहीं साहब, अपुन उसको मारना नहीं चाहता था, खाली इतना पूछना चाहता था अपुन का भाई किधर है। ए शंभू, ये रोने धोने का नाटक बंद कर, बहुत शातिर है। लेकिन तूने बताई हुई एक भी बात अगर झूठ निकली ना तो यही उल्टा लटका कर मारूंगा। पुलिस क्यों अनिल की 7 साल बीती जिंदगी की जांच में लग गई। अनिल और उसकी पत्नी सरला की हत्या हो चुकी थी, नीलेश गायब था। सवाल अब भी बड़ा ये था कि एक मामूली ड्राइवर की हत्या क्यों की गई थी और उसके पीछे क्या राज था। हेलो भाई साहब, दीदी का पर्स गिर गया था, उसे वापस करने आए। शायद वो डर गई थी। शुक्रिया। और कितने दिन चलेगा ये सब? तुम बोले थे कि कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, कब ठीक होगा? अनिल और कैलाश को तो तुम जानती ही हो। जी, अब अनिल मेरे बाइक का ड्राइवर था और कैलाश भैया के कैंटीन में राशन सप्लाई करता था। जब भैया घर पे नहीं होते थे तो मैं भी उनका बिजनेस देखती थी। तभी मेरे और कैलाश के बीच में दोस्ती हो गई और वो दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं कैलाश से प्यार करती थी। जब भैया को इस बात का पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कैलाश को काम देना बंद कर दिया। लेकिन इससे हमारे प्यार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हमारा प्यार और बढ़ता गया। देखो ना कैलाश, भैया ने मेरी वजह से तुमसे माल लेना भी बंद कर दिया। अगर उन्हें पता चला कि हम इसे छुप छुप के मिल रहे तो पता नहीं वो क्या करेंगे। क्या करेंगे? मरवा देंगे मुझे। विश्वास करती हो ना मुझ पर? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बेलगाम में मेरी एक अच्छी पहचान है, वहां पर रहने का इंतजाम हो जाएगा। हम दोनों यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाएंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कैलाश को मेरी जिंदगी से दूर करने के लिए भैया ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी और जब मैंने कैलाश को इस बारे में बताया तो हम दोनों ने भागने का प्लान बनाया और कैलाश ने फोन पे मुझे जहां मिलने के लिए बुलाया था, मैं वहां गई तो वो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? तुमने तो ड्राइवर अनिल को भेजा था ना कैलाश को लाने के लिए। अनिल को? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। मैं देर रात तक उसका इंतजार करती रही और जब वो नहीं आया तो मैं समझ गई कि उसने मुझे धोखा दिया है। और जब रात को घर लौटी तो भैया को सब सच बताने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। भैया, भैया मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। देख मेरी बात, देर से ही सही, लेकिन तुझे अगर तू आई
देख तेरा भाई ऐसे घर में तेरी शादी करेगा, पूरा शहर याद रखेगा कि केटी के बहन की शादी हुई। उसके बाद भैया ने मेरी शादी करा दी और मैंने हमेशा के लिए कैलाश को अपने दिमाग से निकाल दिया। माइकर, इन दोनों को जानती हो? मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। ठीक है। हो गया। मैडम, खुले पैसे तो ले लो। वो किससे मिल रही थी? अनिल, नीलेश और टिंकू कहां थे? तो क्या ये सारा खेल नीलेश और टिंकू खेल रहे थे? पुलिस के सामने सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे। देखिए मस्के साहब, आप लोग सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अनिल मेरा एक वफादार और एक ईमानदार ड्राइवर था। मैं खुद उसे यूपी से मुंबई लेके आया था काम के लिए। केटी साहब, तो ये आपका ईमानदार और वफादार ड्राइवर अनिल जो था, वो खुद नौकरी छोड़ के गया था या आपने निकाल दिया था उसे? खुद गया था भाई, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। और ये कैलाश, उसे भी कैलाशवासी कर दिया? कहाँ भेज दिया उसे? 3 साल पहले हमारी कंपनी के लिए फूड और खाने का सामान सप्लाई करता था, लेकिन उसका कस्टमर्स का बड़ा कंप्लेन आने लगा मिलावट के लिए। भाई हम लोग ईमानदार काम करते हैं एकदम ईमानदारी से। बस मैंने उसे माल लेना बंद कर दिया। सिंपल। ये माल में मिलावट करता था या रिश्तों में मिलावट करता था? मस्के साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? पूर्णिमा आपकी बहन, उसके साथ कैलाश का अफेयर था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए आपने आपके ड्राइवर अनिल को उसे बुलाने के लिए भेजा था और कैलाश को मार डाला। ये बात अनिल को पता थी, अनिल आपको ब्लैकमेल करने लगा था, इसलिए आपने अनिल को भी मार डाला या तो मरवा दिया। मस्के साहब, आप इंस्पेक्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर में आके कुछ भी कहते रहेंगे। एक आसान सा सवाल पूछा, आसान सा जवाब दे दीजिए। मानता हूं मैं कि पूर्णिमा और कैलाश का रिश्ता मुझे पसंद नहीं था। वो मेरी बहन से नहीं, मेरी दौलत, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करता था, इसीलिए मैंने उसे लात मार के भगा दिया। अनिल को क्यों भेजा था कैलाश को बुलाने के लिए? सर, मैं कैलाश की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता, मैं क्यों भेजूंगा उसे? और अनिल और कैलाश का झगड़ा आप उन दोनों से जाके पूछिए ना। इसे जानते हैं? नहीं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आऊंगा। वेलकम। इस केस में हर कोई अपना दामन झटक रहा है। इस केस में हम घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं। ना ही नीलेश का पता चल रहा है, ना ही अनिल के कत्ल में कोई हमें सुराग मिल रहा है। तो कातिल जो भी है बहुत ही शातिर है। रेगिस्तान में पानी तलाशने जैसा ये केस अब उम्मीदें लेकर आ रहा था, वो दिशा जिसकी तरफ पुलिस का ध्यान अभी तक गया ही नहीं था। सवाल कम नहीं हुए थे बल्कि और बढ़ गए थे। और सरला के बदले किसे जलाया गया था? नीलेश कहां था और कैलाश कहां लापता था? क्या ये वाकई में जुर्म का जाल था जिसमें फंसकर मासूम जिंदगियां बर्बाद हो रही थी? क्या ये जाल पुलिस के लिए भी जटिल होने वाला था? और कौन बुन रहा था ये जाल? शंभू, केटी या फिर खुद नीलेश? सर, नासिक में एक रोड एक्सीडेंट में इस औरत की मौत हो चुकी है। सर, बॉडी क्लेम करने कोई आया नहीं तो उन्होंने ये फोटो सर्कुलेट करवाई। सर, ये कोई और नहीं, अनिल की बीवी सरला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत रात को 7 से 9 के बीच हुई है, जबकि कंट्रोल रूम में फोन रात 9:30 बजे गया था। सर, ये भी तो मुमकिन है कि अनिल ने अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए नीलेश को मारा और फिर शाह को बचाने के लिए उसकी गाड़ी वहां रख दी। हो सकता है मौत शराब में जहर मिलाने से हुई। लेकिन ताज्जुब की बात है कि उसने बॉडी को जलाया क्यों और आसपास सारी पहचान की चीजें बिखरा कर रख दी थी, जबकि कातिल बॉडी को जलाकर वहां से भाग सकता था। उसने कंट्रोल रूम फोन किया और मौका वारदात पर पुलिस को क्यों बुलाया? शायद पुलिस को गुमराह करने के लिए। पॉसिबल। राकेश, ये सरला कहाँ रहती थी, कुछ पता चला? नहीं सर, हमने बहुत कोशिश की, लोगों को पूछा तो पता चला कि औरत मार्केट में पागल की तरह घूमती थी। किसी को भी नहीं पता कि औरत रहती कहाँ थी। अब ठीक है, ओके। सर, टिंकू का फोन ट्रेस हो गया है। इसकी एक्टिव लोकेशन नासिक के एमजी रोड की। सर, ये एरिया तो पास में ही है। चलो। अरे हाँ, बोल रहा है ना, कल आ रहा है तुमसे मिलने। चलो बात करते हैं।
पिंकू सर, ये तो अनिल है। क्या? अनिल उठ चल। हाँ मिला तो तुझे सरला से, उठा के लेके चलो इसे। बताते साहब बोलो। हम बहुत मुसीबत में थे साहब, इन्हीं सब नाटक करना पड़ा साहब। अपने लिए कुछ नहीं किया साहब, जो कुछ नहीं किया भैया के लिए किया साहब। कहा हुआ इतने परेशान क्यों हैं आप? बताइए ना, कुछ तो बताइए हमें। अरे भैया बताइए क्या हो गया? अरे इतना घबरा गए थे आप? अरे बताइए काज ने हम ही कौन सॉल्यूशन निकाल दें। वो कहाँ? कैलाश के खून में हम भागीदार हैं। कब भाई शंभू गुंडा है, तो हमें कैलाश के साथ आखिरी बार देखा था, हमारे पीछे पड़ा है। कौन भी दिन हमें मार देगा, तो पुलिस में चला जाएगा और हमें फांसी हो जाएगी। हम बदला नहीं चाहते। भैया देखो बात कहें, इससे पहले कि पुलिस आपको फांसी चढ़ा के मारे, आप खुदे मर जाइए। सब बता दे साहब। कैलाश के भाई शंभू से बचने के लिए हम ये नाटक किए थे साहब। कैलाश क्यों मारा था? पूर्णिमा को पाने के लिए? नहीं साहब वो तुम्हारी मालकिन थी, उनके बारे में से सोचते तो भी पाप होता। पर कैलाश हमरे जैसा नहीं था साहब, गलती किया साहब। केटी साहब बोले थे कि दूर रहो हमारी बहन से, पर तू नहीं माना, चोरी चोरी मिलता रहा उनसे साहब। जब केटी साहब को पता चला तो उनने मालकिन की शादी दूसरी जगह तय करती साहब। पर जब तक मालकिन कैलाश के साथ भागने की प्लानिंग कर चुकी थी साहब। कैलाश कहाँ हो तुम? कैलाश प्लीज तुम कुछ करो, भैया मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। मैं मर जाऊंगी पर ये शादी कभी नहीं करूंगी। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती कैलाश। मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ कहाँ आना है? केटी साहब हमको कैलाश को भिवंडी वाले गोडाउन में लाने को कहे थे, तो हम कैलाश को मालकिन से मिलवाने के बहाने गोडाउन लेकर। यहाँ कहाँ आ रही है अनिल? पूर्णिमा आ रही है, यहीं पे आ रही है। झूठ बोल रहे हो अनिल मुझसे? अरे नहीं बोल रहे झूठ, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे हम पे भरोसा नहीं, छोड़ो मुझे। अरे हम पे भरोसा नहीं है तो अनिल क्या है? मुझे पहले उसके भाई से तो मिल ले। केटी साहब हरामखोर, केटी साहब नहीं किया काल। इसकी लाश को ठिकाने लगा दे, ज्यादा सोच मत। जी कैलाश की लाश को हम गोडाउन के पास दफना दिए साहब। और ये सरला की मौत का नाटक क्यों किया? उसकी जगह पे किसको मारा? साहब सच में गांव जाने वाले थे, एक रात पहले नीलेश की बीबी को अपने पति के बारे में पूछताछ करते हुए देखे। अनिल भैया को बचाए खातिर जौन कुछ भी किए, सरला भौजी को उसको बाद में बहुत पछतावा होने लगा। सदमे में रहने लगी थी साहब। ऐसे में अगर बिंदु घर आ जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। उसको सरला भौजी को भी निकालने का रास्ता मिल गया, इसलिए हम खुद बिंदु भौजी को घर ले आके उसको जहर देकर मार दिए साहब। भाभी, बिंदु भाभी, बिंदु भाभी उठे, बिंदु भाभी, अरे ये क्या कर दिया इनको? बिंदु भाभी आंखें खोले, बिंदु भाभी। केटी साहब बोले थे कि किसी को पता न चले, लेकिन जम्मू में आखिरी बार उसके साथ देख लिया था साहब। वो हमारे पीछे पड़ा था साहब, ढूंढ रहा था, और एक दिन हमें बाजार में देख लिया साहब। बहुत मारा साहब, और ये जान को बहुत खतरा था साहब। खुद की जान बचाने के लिए तूने किसी दूसरे निर्दोष को मार डाला। कौन था वो? नीलेश था ना? हाँ साहब,
नीलेश हमारी कद काटी का था, उसे मारने का प्लान बना। मैं टिंकू को भेजा कि हमारी तरफ से जाके इससे माफी मांग ले। तुम अनिल भैया से गलती हो गई, हमको माफी मांगने के लिए भेजे आपसे। देखो गलती वलती जो है ना वो अपना जेब में रखो, समझे? और हमको इतना कमजोर बिल्कुल मत समझना। ऐसा लपड़ मारेंगे ना बत्ती सी बाहर आ जाएगी, समझे? अच्छा, मारने से आपको शांति मिलेगा? लीजिए मार लीजिए ना, मार लीजिए मार लीजिए, अरे मार लीजिए ना। ए नीलेश भैया, चलो ना सेठ का गाड़ी निकालो, चलते हैं। अरे अनिल भैया बहुत ही शर्मिंदा है, अब पता है पार्टी वार्टी का पूरा इंतजाम किए हैं। हमको बोले हैं कि नीलेश को लेके ही आना वरना मत आना। चलो चलते हैं ना सब। फिर हम उसको अनिल भैया से मिलाने के लिए ले गए। माफ कर दे यार, भाई जैसे दोस्त पे हाथ छोड़ दिया यार, हम माफी दे दे यार। अरे हम तुमको कब का माफी दे चुके हैं, अब तो हमें शर्मिंदा गाय कर रही है, बताइए। देखो हम लेट हो रहे हैं, क्या है कि सेठ जी का गाड़ी लेके आए हैं, वो ढूंढेंगे। ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे, पहले दो जान तो हो जाए दो के नाम। लो हीरा, चलो चीयर्स। फिर हम और अनिल भैया उसको एक सुनसान जगह पे लेके गए। बस बस साहब, हम सरला के साथ एक सुखी गृहस्थी बिताना चाहते थे साहब, तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था साहब। तो कहते हैं ना, भगवान यहाँ का यही दिखाता है। और ऐसे एक दिन हाथ से के भागी। अब जिंदगी भर दोनों यहीं जेल में सड़ना। पर टेंशन मत लो, तुम दोनों को कंपनी देने के लिए तुम्हारे मालिक केटी को भी मैं जल्दी भेजूंगा। तो मिलावट पसंद नहीं है ना, हमें छूट पसंद नहीं। ले चलो इसे। अपनी जान बचाने के चक्कर में अनिल ने पहले नीलेश और फिर उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस पाप का बोझ वो उठा नहीं पाया। वजह बड़ी साफ थी, ये लोग इंसानियत भूल गए थे और सभ्य समाज में रहकर भी वैशी साबित हुए। सभी ने अपने रिश्तों की बेहतरी के लिए गलत रास्ता चुना और साथ ही केटी को भी कैलाश के कत्ल के जुर्म में दोषी पाया गया। एक बूढ़ा लाचार बाप अपने इकलौते बेटे और अपनी बहू को खो चुका था। रिश्तों को बनाए रखने और निभाने के लिए दिल को बड़ा करना पड़ता है, सही और गलत की कसौटी पर खरे उतरना पड़ता है, वरना मोह का प्यार का हवाला देकर जुर्म करने वालों की कमी नहीं है, फिर चाहे रिश्ता कितना भी नजदीक का क्यों ना हो। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।